गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? निरक्षी स्थिति। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने बहुत सारी निरक्षी स्थितियों को पढ़ लिया है ना, जिसमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षी स्थिति को हमने पढ़ा है। विभव के व्यंजक में भी हमने निरक्षी स्थिति को पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, जब निरक्षी स्थिति हमने पढ़ लिया है तो हमें पता है कि निरक्षी स्थिति क्या होती है और इसका क्या व्यंजक होता है। बस, लेकिन इस बार का जो व्यंजक है क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में हमें निरक्षीय से का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो आप लोग को मैं डिफरेंट बताते चलूंगा कहाँ पर क्या डिफरेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं अपनी नोट्स कॉपी लूँ और नोट्स कॉपी में आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताते चलूँ, क्योंकि सेम ही सेम जितने भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया है और विभव में किया है और ये चुंबकीय में करने वाले हैं, तीनों स्थितियाँ सेम टू सेम है। बस फर्क इतना है कि जहाँ हम चुंबकीय की बात कर रहे हैं वहाँ हम बी यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहाँ ई कर रहे हैं, जहाँ विभव था वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। बाकी सेम प्रोसेस है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आप लोगों को सिर्फ डायग्राम बना के समझा देता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं आप लोग को लेके चलूंगा अपनी नोट्स कॉपी पर। चलिए, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है बच्चों? निरक्षीय स्थिति में क्योंकि हम चुंबकीय ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं? चुंबकीय। तो चुंबकीय मतलब कि एक चुंबक बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा? एक चुंबक हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बनाया क्या? एक चुंबक। ये होता है क्या? ये यह एक होता है दंड चुंबक। क्या होता है? एक दंड चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। क्या होते हैं? एक दंड चुंबक जिसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। क्या होता है? एन और एस। जिसकी प्रभाव की लंबाई क्या होती है? जिसकी प्रभाव की लंबाई होती है 12। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी दो दो आवेश होते थे, Q1 और Q2। उनकी प्रभाव की लंबाई क्या होती थी? 12 होती थी, है ना। इसका भी मध्य बिंदु O और उसका भी मध्य बिंदु O होता था। क्या होता था? O, जिसके बीच से एक लंबार्ध में हम क्या डालते? एक रेखा खींचते थे, है ना। लंबार्ध में एक रेखा खींचते थे जहां पर हमें एक बिंदु प्राप्त होता था P। क्या प्राप्त होता? एक बिंदु P प्राप्त होता था, जिसे हम बोलते हैं निरक्ष। उसी को बोल देते हैं निरक्षी स्थिति। और क्या करते हैं? ये वाले बिंदु बिंदु P को बिंदु एन और एस से क्या करते हैं? मिला देते हैं। एन और एस से मिला देते हैं। इनको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा हमारा B1, और यहाँ से ये रहेगा, ये कहला जाएगा हमारा बी, और ये कहला जाएगा हमारा B2। ऐसे निरक्षीय स्थिति में भी होता था, ये होता था E1, ये ई, और ये होता था E2। सेम प्रोसेस है। और इनके बीच की दूरी क्या है? डी। वहां पर क्या होती थी? वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बीच की दूरी आर होती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी दूरी क्या हो जाएगी? डी। क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी डी। यहाँ पर भी कोण बनता है तो थीटा कोण यहाँ भी बनता है, वहां भी थीटा कोण बनता था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी यहाँ पर दो थीटा कोण बनते थे, है ना। समझ रहे हैं? जितना मान ये वाले कोण का होगा, पी ओ एन का होगा, उतना ही मान पी ओ एस का होगा। तो ये इनको क्या है? समांतर कर देते हैं, एक दूसरे क्या कर देते हैं? समांतर कर देते हैं, है ना। और ये 2L है, मतलब कि एक L इन दोनों के बीच का है और एक L इन दोनों के बीच का है, तो 2L हो गया। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या बोलेंगे पर बच्चों? माना कि एक दंड चुंबक क्या है? एक दंड चुंबक NS है, या एक दंड चुंबक है जिसके दो ध्रुव N और S हैं, जिनकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो मेरे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग डायग्राम को समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे? पहले बिंदु P ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु S ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? बिंदु P ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु S ज्ञात करेंगे। चलिए डायरेक्ट चलते हैं हमारी नोट्स कॉपी पर, है ना। चलिए बच्चों, तो ये हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को भी लिखिए प्रॉपर तरीके से और इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपी पर। चलिए, आप लोगों ने है ना, देख लिया डायग्राम कैसे बना हुआ है, और अपनी नोट कॉपी में भी इसे प्रॉपर तरीके बना लीजिएगा। चलिए, अब ये रहा इसकी थ्योरम, जो मैंने अभी आप लोगों को क्या किया? बताया हुआ है। ये थ्योरम मैंने क्या यही बताया है? यस, मैंने थ्योरम को यही बताया है। यस, क्या यही थ्योरम है? थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। क्या है? माना कि एक दंड चुंबक के दो ध्रुव N और S हैं, जिनकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। O से D दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक D दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। आशा करता हूं आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे।
चलिए फिर बच्चों, आप लोगों ने थ्योरम को लिख लिया है। चलिए अब पुनः थोड़ा सा डायग्राम जो बना के मैं रखा हुआ हूँ, इस डायग्राम को देखिएगा, है ना। ये डायग्राम में क्या है, बिंदु एन ये दिख रहा है, तो पहले बिंदु एन ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु एस ज्ञात करेंगे, है ना। तो बिंदु एन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम करेंगे एन ध्रुव कारण करेंगे, एन ध्रुव के कारण पी, एन ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में करते थे तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ए होता था जहां पर धन क्यू आवेश उपस्थित होता था, तो क्या लिखते थे, बिंदु ए पर धन क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते थे। लेकिन यहाँ पर तो बिंदु एन है तो क्या बोलेंगे, एन ध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या लिखा, एन ध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने ये लिख दिया। अब बिंदु B1 है, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहाँ पर बी लिखा है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे करते थे, ई से। देखिए चुंबकीय है तो चुंबकीय को बी से प्रदर्शित करते हैं। वहां पर म्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता था, लेकिन यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन 0 हटा दिया गया है। वहां पर क्यू आवेश होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम स्मॉल एम है, क्यों, क्योंकि मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना कि आवेश की। चलिए वहां पर एपी का स्क्वायर होता था, क्या होता था, एपी का स्क्वायर होता था, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए बिंदु का, बिंदु ए के कारण, देखिए यहाँ तो क्या है, एन ध्रुव के कारण, तो यहाँ पर एनपी लिखेंगे, वहां पर एपी होता था, यहाँ पर एनपी होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, एनपी दिशा के अनुदिश। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए अब बात करते हैं बिंदु एस, ये रहा हमारा बिंदु एस। हम तो क्या लिखेंगे, ये लिख रहे हैं हम, एस ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एस ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, एस ज्ञात कर रहे हैं, तो एस ध्रुव के कारण पी बिंदु पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो B2 हो जाएगा, वहाँ जहाँ E2 होता है वहाँ पर BT म्यू 0/4 पाई इंटू M2 SP होगा, क्यों, बिंदु S की बात कर रहे हैं। और क्या ज्ञात करना है, बिंदु P ज्ञात करना है, तो SP का स्क्वायर। लेके यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में ये धारा P से, ये धारा का डायरेक्शन बता रहा है, P से कहाँ आ रही है, धारा की दिशा जो बह रही है P से S की ओर आ रही है। ये धारा की दिशा देख रहे हैं, P से S की ओर आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, PS दिशा के अनुदिश, PS सदिश दिशा के अनुदिश। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चित्र से NP बराबर SP, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, ये डायग्राम में POS बराबर है, मतलब PON, सॉरी N, PON का जितना मान होगा उतना ही मान OPS SPO, है ना, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो वही लिखा हुआ है चित्र से, NP बराबर SP, NP बराबर SP, वही लिखा हुआ है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी लिख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर की ओर, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये रही हमारे क्या, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है B बराबर 2B1 इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, B करेगा B बराबर क्या, B बराबर 2B1 इंटू कॉस थीटा। क्या होता है, B बराबर क्या होता है, B बराबर 2B1 इंटू कॉस थीटा। इसको दे देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1, क्या देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में B1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में B1 का मान रखने पर, जो हमने B1 निकाल चुके हैं पहले, ये B2 है, इससे पहले हमने B1 को निकाला है। चलिए समीकरण 1 में B1 का मान रखते हैं। चलिए फिर बच्चों तक पहुंच चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में B1 का मान रखने पर, हमने समीकरण 1 लिया और क्या किया, ये मान रख दिया। तो 2 था वहां पहले से समीकरण 1 में, और ये रहा हमारा किसका मान, समीकरण 1 का मान, म्यू 0/4 पाई इंटू M/NP का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये समीकरण 1 का ही मान है, इसको दे दी समीकरण नंबर 2। अब क्या कहते हैं बच्चों, अब हम चाहिए किसका मान, हमें मान चाहिए NP का स्क्वायर का, क्या चाहिए, हमें चाहिए NP स्क्वायर का मान चाहिए। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज NOP में, क्या लिखेंगे, NOP में। ये रहा हमारा डायग्राम, क्या लिखेंगे, NOP में समकोण त्रिभुज NOP, एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, आप देख रहे हैं डायग्राम, ये गया हमारा मान, ये गया और ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, यस एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिएगा आप कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, NP, ये लिखा है, देखिए कर्ण क्या होगा हमारा, ये होगा NP, कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब होगा OP और आधार होगा ON, कर्ण NPOPON, NPOP प्लस ON, तीनों का स्क्वायर, ये होता है किसका, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। NP स्क्वायर, कर्ण का यहाँ पर कुछ मान नहीं है,
लेकिन ओ और पी का मान क्या है, ओ और पी का मान क्या है, डी है, और ओ और एन का मान क्या है, एल है। तो हमने क्या यहाँ पर क्या लिख दिया है, डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर था। अब इसका स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंट में हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में एन पी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, क्या है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में एन पी स्क्वायर का मान रखने पर एन पी स्क्वायर का मान क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। चलिए आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा फटाफट। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में एनपी स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 2 बी बराबर टू म्यू 0.4 पाई इंटू एम, एनपी का मान डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर बन गया 3। ये हो गया किसका, एनपी स्क्वायर का मान, किसका, एनपी स्क्वायर का मान। चलिए अब क्या मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर, डायग्राम में देखेंगे तो ओ एन हमारा क्या होगा, आधार। डायग्राम में देखिए ये हो गया ओ एन हो गया हमारा आधार, है ना, आधार, ओ एन हो गया हमारा आधार, और कर्ण, कर्ण क्या है, एन पी, एन और पी क्या है, हमारा कर्ण है। तो ये रहा हमारा एन पी हो गया हमारा कर्ण। आप लोग वीडियो को रोक के इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए अब ओ एन और एन पी का रख देंगे क्या, मान। चलिए मान रख देते हैं, ओ एन का मान क्या हो गया, एल हो गया, और एन पी का मान हमने निकाला था जस्ट पहले ही। तो एन पी का मान हमने क्या बताया था, कॉस थीटा बराबर एन पी का मान क्या था, रूट डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमने मान निकाला है। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा का मान रखने पर, तो बी बराबर टू म्यू 0.4 पाई इंटू एम डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू, ये हो गया हमारा किसका मान, कॉस थीटा का मान, ये हो गया हमारा कॉस थीटा का मान। लेकिन क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप क्या करते हैं, ये दो का गुणा एल के साथ कर देंगे, और ये वाला एम को गुणांक में कर देंगे। और हमको पता है ये छोटा वाला कोष्ठक है, क्या ये छोटा वाला कोष्ठक का मान होता है 1, और रूट का मान होता है 1/2, और ये छोटा कोष्ठक का मान होता है 1, क्या होता है 1। तो 1 2 3 3/2, क्या होगा 3/2। तो और ये क्या है, ये दोनों कॉमन है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों तो कॉमन है, तो ये ले लेंगे कॉमन में। चलिए, है ना, दोनों सेम सेम है, सेम हो जाएगा कॉमन, डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कॉमन, और छोटा कोष्ठक का मान होता है 1, तो 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, और 1/2 इसका हो जाएगा, तो 3/2। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। ये 2 का गुणा एम के साथ, सॉरी एल के साथ हो गया, और एम का गुणा एल के साथ हो गया, तो एम इंटू 2 एल, ये दोनों का मान ही रख दिए। चलिए अब m इंटू 12 का मान तो पता है क्या होता है, कैपिटल एल, क्या होता है, कैपिटल एल, क्या होता है, कैपिटल एल। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि m इंटू 12 का मान क्या होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था m इंटू 12 लिखा हुआ था, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एल, क्या लिख दिया, कैपिटल एल। चलिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये हमने निकाल चुके हैं मान। यदि एल छोटा हो डी से, यदि ये वाला जो एल क्या है, ये वाला जो एल है, क्या ये वाला जो एल है छोटा हो किसे, डी से, तो क्या हो, एल छोटा हो डी से, तो क्या करेंगे, उसे नगण्य मान के छोड़ देंगे और डी को केवल लिख लेंगे। तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर बटे 3/2। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ बचता है 3। तो क्या हो जाएगा, डी के पावर 3। तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन डी की पावर 3 टेस्ला। यही होता है हमारा क्या आंसर, क्या होता है, यही होता है हमारा आंसर, क्या होता है, यही होता है हमारा आंसर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, यही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।